तो प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने कुछ विषयों को लेके हाजिर हूँ। अच्छा, तो आपसे आवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने जो कुछ पूर्व के वीडियो में कहा था, ये तो जो कुछ मैं कहता रहूँगा वह क्रम से ही मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं पेशेवर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कुछ अपने पेशा से जुड़ी हुई बातों को आप तक इसलिए पहुँचाता हूँ कि शायद मेरा गंतव्य स्थान खगड़िया है, वहाँ कुछ पॉइंटों पर कुछ साथी बंधुओं से मुलाकात होती है। हो सकता है इसीलिए मैं ये कुछ सलाह छोड़ रहा हूँ कि बार बार बीच में जो फ़ोन आता है कुछ पूछते हैं, तो मैंने यही जरिया समझा कि इसी जरिए से उन तक अपना कुछ संवाद पहुँचा दूँ। तो चलिए, मैं कुछ एसिडिटी के विषय में बातचीत कर रहा था कि अति अम्लता, उसको अजीर्ण रोग कहते हैं, अग्निमांद कहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल है कि स्टोमक से उस खाद्य पदार्थ को नीचे छोटी आंत में आने के बीच में कुछ उसका और प्रक्रिया होता है क्या? तो वहाँ दाएं में लीवर और दाएं प्लस बाएं में पेनक्रीज और बाएं में आमाशय, यह तीनों की अवस्थिति है। इसलिए हमने कहा पेनक्रीज दाएं बाएं में। अब विचार कीजिए, ये सीधा डेओडिनम नीचे उतरा है और यहाँ इस भाग में आपको स्टोमक है, आमाशय, ये सीधा ऐसे आकर के जो नीचे हुआ है, तो इसी के बीच में एक पेनक्रियाज है। इस पेनक्रियाज का वर्णन ठीक आपको पश्चिमी एक विद्वान, नाम था उनका लैंगरहैंस, जो 20वीं सदी में इसका पूर्ण डिस्क्रिप्शन दिया था। इसीलिए शायद पेनक्रीज का नाम आज भी लैंगरहैंस है। हाँ, पेनक्रीज के अगले भाग का नाम लैंगरहैंस है और आधे से नीचे वहाँ 3 पॉइंट होता है। कौन कौन सा पॉइंट होता है? तो अल्फा, बीटा और गामा, तीनों पॉइंट का 3 ढंग का काम है। अल्फा पॉइंट जो है, आप ही के खाद्य पदार्थों से अवशोषित तत्वों से कोलेस्ट्रॉल को जमा करता है या कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है बीटा, जो इसी खाद्यान्न को पचाने के लिए इंसुलिन की उत्पत्ति करती है। और तीसरा पॉइंट जैम बनाता है। तो इन दोनों पदार्थों को लीवर अपने आप में खींच करके इस भोज्य खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को एकत्र करके और बराबर में मर्ज करके उससे एक विशेष तत्व बना करके लीवर रखता है। कहाँ? तो वो गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट्स के माध्यम से। बाइल डक्ट्स में नीचे 2 नली, जो एक आमाशय में एक छोटी आंत की तरफ गिरता है, तो अपना तत्व बना के, अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लीजिए, एक चीज़ ले लीजिए कि आपने चीनी मिठाई ज़्यादा खाई है, तो कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा बनेगा, तो उसी इंसुलिन से उस ग्लूकोज को लीवर ग्लाइकोजिन बना करके गॉल ब्लैडर में स्टॉक रखती है। आपको शरीर को जितने का ज़रूरी होगा उतना वह आपूर्ति कर, फिर वो अपना काम बंद कर देगा। इस शरीर के अंदर में कुछ 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक तो है नलिका विहीन, एक नली युक्त। तो लीवर नलीयुक्त ग्रंथियों में आता है, आपका हार्ट नलीयुक्त ग्रंथियों में आता है। कुछ ग्रंथि विहीन नलिकाएं भी होती है, जिनका चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि वह सब्जेक्ट बहुत डीप और लंबा होगा। तो मोटे तौर पर लीवर अपने कार्यक्रम को पूरा करके इस मेटाबॉलिज्म को चयापचय करके वह खाद्य पदार्थ हमारे आंतों में आता है। ठीक है, आंतों में नहीं, छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में सबसे तो बड़ी बात एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो वो था इंजेक्शन, हमने दाना मुंह में लिया। अब इधर यहाँ से नीचे आ गया डाइजेशन, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया आपके छोटी आंत तक में ही होता है। उसके बाद छोटी आंत में इसका एसिमिलेशन होता है, यानी अवशोषण।
छोटी आंतों में जो दीवार होता है वह दीवार इस खाद्य पदार्थों के उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके फिर दोबारा वह लीवर के लिए उसको प्रस्थान भेजता है। 3 बातें हुई, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, और एक चीज़ रह गया है। वह क्या चीज़ है? तो डिफोर्केशन, मल त्याग। छोटी मोटी एक बात मैं बताऊंगा, आपको हंसी लगेगी। क्यों हंसी लगेगी? कि तो एक इस धरती पर अभी अभी वर्तमान के युग में लोगों को कमाना नहीं आता है, अगर कमाने के लिए सीख गया तो खाना नहीं आता है, खाने के लिए अगर सीख गया तो उसको मल त्याग करने के लिए नहीं आता है। ऐसा मैं प्रत्यक्ष में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कानों में सुनाई दी है ये बात और मैंने आंखों से देखा। नहीं एक टाइम हमारा पैखाना जाए के आदत से। अब लीजिए, ये कोई बात हुई? हम जलपान लेते हैं, फिर दिन का भोजन लेते हैं, फिर रात का भोजन, 3 टाइम भोजन लेते हैं, एक ही टाइम पैखाना जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी कमी है। कम से कम मल त्याग 2 वक्त कीजिए। अगर मल त्याग में आपको किसी भी प्रकार की 1 सेंटीमीटर पॉइंट भर कमी पाई गई तो भविष्य में आने वाले समय में राजरोग डायबिटीज़ से मुलाकात होती है। या अभी आप लोगों के नज़र में जितने डायबिटीज़ के रोगी होंगे उनका सबसे पहले यही ट्रैक बिगड़ता है जिस ट्रैक का मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। पहले गैस हुआ, गैस के बाद कोष्ठबद्धता हुआ, कब्ज हुआ, और कब्ज के बाद उस कब्ज से घमासान युद्ध करते करते आपका लीवर और किडनी दोनों परेशान हो जाता है। यदि हल्का शुगर बन भी गया आपके अंदर में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बन गया, उसको मर्ज कर लेगा। लेकिन वह रक्त परिसंचरण तंत्र जहाँ अंत होता है किडनी में, तो वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन में जब नेफ्रॉन्स के कमजोरी से सही सलामत फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तो यही कोलेस्ट्रॉल आपके पेशाब के माध्यम से एक्सिट होता है, शरीर में कमजोरी होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करता है, कहता आपको चीनी हो गया है। चीनी हालांकि कोई रोग है नहीं। शुगर इज ए वाइटल हीट ऑफ दिस बॉडी। इस शरीर के मुख्य तापों में से एक है वह शुगर, कोलेस्ट्रॉल। ये जो आपके अंदर में ब्लड है उसे मुख्य रूप में 2 भाग में, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। लेकिन रेड ब्लड कार्पल्स में हेमोग्लोबिन है, हेप्टोग्लोबिन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है, वो है, प्रोटीन है, हर कुछ है जो परिसंचरण तंत्र में आपके शरीर के हर कोने कोने में वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाने में जो चलने में जो ऑक्सीजन गंदा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसको तुरंत वेन जो है अवशोषित आर्टरी से ब्लड चलती है, और जो अशुद्ध होता है उसको वेन्स अवशोषित करके वापस आपके हार्ट में लाना शुरू करता है। यही उन दोनों का फंक्शन है। अच्छा, तब कि आपको राजरोग से भेंट हो जाती है। इसीलिए मैं उस लंबे गड्ढे में पड़ने के चलते मैं थोड़ा सा, देखिए, वैसे आगे कोई खतरा का निशान होता है तो सजग इंसान सचेत हो जाता है कि आगे खतरे की घंटी है, इसलिए मैं अभी ही संभल के क्यों नहीं चलूं। तो यही मेरा कहने का ये उद्देश्य है। अगर इधर हम डाइट को बैलेंस में ले लें, सिस्टम में ले लें,